अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सो भाई एक तो मेरा गला खराब है, मेरे कान बंद है, मुझे आवाज़ अपनी ठीक से नहीं आ रही और मैंने फिर भी वीडियो को रिकॉर्ड किया। जब मैं वीडियो को एडिट करने लगा तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब कि बंदा अब क्या करे, यहाँ पर एक वीडियो को दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लाइक आपको अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया तो भाई आपको पता होगा, अगर नहीं एक्सपीरियंस किया तो ये जो दुख है ना, ये जो अपने आप को फोर्स करना पड़ता है ना, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो लाइक कर दीजिएगा, इसी से लाइक मांगने का बहाना भी मिल गया हुआ है। तो बात करें पहली अपडेट की, जो कि है एप्पल के डायनामिक आइलैंड के बारे में। तो जैसे ये आया था ना, मुझे लग रहा था कि इसने बहुत ज़्यादा कॉपी होना है और दूसरे दिन से ही लोगों ने एंड्रॉयड के ऊपर उसको चिपकाना स्टार्ट कर दिया हुआ था। सबसे पहले जो MIUI का एक वो बिल्ड था ना, वो आया था। अब इसके बाद एक एप्लीकेशन भी आई थी जिसके बारे में हम लोग ने बात की थी। उस एप्लीकेशन के 1 मिलियन डाउनलोड हो चुके हुए हैं, 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हुए हैं और लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन पसंद आ रही है। अगर आप लोगों ने इसको यूज़ किया तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कीजिएगा। मैंने पर्सनली तौर पर यूज़ नहीं किया, मुझे कोई इतना ज़्यादा कीड़ा नहीं था कि मुझे डायनामिक आइलैंड चाहिए ही चाहिए। तो आपने अगर एक्सपीरियंस किया तो लाजमी तौर पर बताइएगा। वैसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई है और जिसने भी बनाई है ना भाई, उसके पास तो पैसा ही पैसा, मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न किया होगा। तो लेट्स सी के एंड्रॉयड के अंदर ये कंपनीज कब से दोबारा इसको देना, मतलब कि दोबारा तो नहीं हम कह सकते, ओरिजिनली तौर पर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करती हैं। ये वाहिद फीचर एप्पल का जो कि सबसे तेज़ी के साथ सबसे ज़्यादा कॉपी होने वाला है। तेज़ी के साथ हम लोग ने देख लिया, लेकिन कितनी क्वांटिटी के अंदर होता है मुझे लगता है कि अब सारी कंपनीज ही इसको यूज़ करेंगी। पर्सनली तौर पर मुझे इतना यूज़फुल इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपको अपनी फिंगर ऊपर लेके जानी पड़ती है फ़ोन के टॉप एरिया के ऊपर, जहाँ पर हम लोग नॉर्मली अपने थंब को नहीं लेके जाते। तो अगर आपने यूज़ किया तो लाजमी तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपने iPhone 14 Pro Max वगैरह यूज़ किए हैं, तो मैंने यूज़ नहीं किए, इसलिए मेरे माइंड के अंदर जो बात आ रही है मतलब वही कर रहा हूँ। अगली अपडेट है Poco X5 के बारे में। तो इस अपडेट को देखकर मेरे माइंड के अंदर वो सुहाना दौर आ गया जब पाकिस्तान के अंदर Poco X3 Pro वगैरह को लॉन्च किया गया था। कितनी अच्छी डिवाइसेस थी, पावर फुल डिवाइसेस थी, जिस प्राइस के ऊपर आई थी गेमिंग के लिए काफ़ी बीस्ट डिवाइसेस थी। उसके बाद जो है दुनिया बदल गई, इधर की इधर हो गई। तो अब जो है ना नेक्स्ट जनरेशन है Poco X सीरीज़ की, वो आने वाली है। X5i में की जो सर्टिफिकेशन वगैरह उसके ऊपर लिस्ट हुई है। इतना डिटेल सामने नहीं आई कि क्या स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली हैं, क्या प्रोसेसर होगा, लेकिन इसके ऊपर डेफिनेटली काम किया जा रहा है। तो लेट्स सी के क्या ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिवाइसेस होती हैं या फिर नहीं होती, ये चीज़ तो मैं बाद में ही पता चलेगी। लेकिन वो डिज़ाइन होगा वो काफ़ी हद तक हमें पता है कि पोको का थोड़ा सा एग्रेसिव डिजाइन ही होता है, तो आप लोगों को उस किस्म का ही डिजाइन मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग के बारे में। सैमसंग की जो अपकमिंग S सीरीज है उसके बारे में। तो अभी रिसेंटली कुछ रेंडर्स बेस्ड केसेस जो सामने आए हैं, जो कि हैं S23 जो सिंपल, उसके अगर हम लोग बैक साइड के ऊपर बात करते हैं तो आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा। जो कैमरा की अरेंजमेंट है काफी हद तक सैमसंग के फोल्ड से इंस्पायर्ड है। अगर साइड की बात की जाए तो फ्लैट साइड्स मिलने वाली हैं। इस केस के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं ना, तो टोटली तौर पर मुझे फ्लैट लग रही है जिस तरह आईफोन के अंदर में मिलती हैं। और अब इतना ज़्यादा जो शिफ्ट आने वाला है डिज़ाइन के अंदर, जितने भी फोन्स आ रहे हैं भाई वो फ्लैट साइड्स के साथ ही आ रहे हैं। अब वैसे भी टू बी ऑनेस्ट जो कर्व साइड्स होती है ना, कर्व पैनल होता है, उसको जो फ्रेम होता है उसको देखने को दिल भी नहीं करता। तो सैमसंग भी फाइनली फुल ऑन जो फ्लैट फ्रेम है उसके अंदर घुसने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पहले आप लोगों को बताई थी कि सैमसंग की जो S23 डिवाइस होगी या फिर S23 प्लस होगी, वो वही डिवाइस होगी फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर जो कि 1080p डिस्प्ले के साथ आएगी। क्योंकि ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि अगले साल से जितनी भी चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं ना, वो 1080p की जो रेजोल्यूशन है उसको छोड़ के ऊपर 12 या फिर 1300 के ऊपर शिफ्ट होने वाली हैं। टू बी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। लेट्स सी के सैमसंग क्या अभी इसको 1080p डिस्प्ले को यूज़ करता है या फिर नहीं करता, क्योंकि जो 1080p डिस्प्ले है ना वो ख़त्म होने वाली हैं और जो 720p है वो पता नहीं कब खत्म होंगे। मिड रेंज से भाई HD 1080p या फिर 720p, इससे दुआ करेंगे अल्लाह हमारी जान ही छुड़वा दे। अगली अपडेट अगेन सैमसंग के बारे में, लेकिन ये सैमसंग की A सीरीज़ के डिवाइस के बारे में है, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A54, जो कि A53 और A20 क्या बोल रहा हूँ भाई, कोई समझ नहीं आ रही, लफ्ज़ ही मिक्स हो रहे हैं। जो कि A53 की सक्सेसर डिवाइस होने वाली है। उसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि उसके अंदर बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का सेंसर होने वाला है। अगर आप लोग नोटिस करो तो A52 के अंदर और A53 के अंदर में 64 मेगापिक्सल के सेंसर्स मिलते हैं। अगर ये चीज़ कन्फर्म है, अगर ये काम सैमसंग करता है, तो मतलब ये है कि सैमसंग रेजोल्यूशन को ड्रॉप करने वाला है। अब इसका एक मकसद जो कि मुझे समझ आ रहा है, वैसे मैंने 2 उंगलियां कर दी थी, 3 है। एक मकसद जो कि मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि सैमसंग जो है ना वो टोटली तौर पर एक नया कैमरा का सेंसर
बनाने वाला है, जो कि सैमसंग इस डिवाइस के अंदर यूज़ करेगा या फिर मिड रेंज के अंदर नॉर्मली तौर पे यूज़ करेगा। A73 और मे बी A34 के अंदर भी यूज़ कर ले। अब इससे पहले अगर हम लोग देखते हैं ना, सैमसंग का जो प्लान चल रहा है ए सीरीज़ को लेके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। उन्होंने ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन कर दिया हुआ है। इसके अलावा आईपी की रेटिंग को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इस कैटेगरी के अंदर एंड्रॉइड की कोई भी ब्रांड में प्रोवाइड नहीं करी, वो है कंटिन्यूस रेगुलर सॉफ्टवेयर की अपडेट्स 4 से 5 साल तक। सैमसंग का जो प्लान है इस चीज़ को लेके वो काफ़ी सॉलिड चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। अगर ये नया सेंसर लेके आते हैं तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। और मुझे भी ये लगता है कि कंपनीज को अब ये जो मेगापिक्सल की गेम है ना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। 200 मेगापिक्सल तक तो ये पहुँच चुके हुए हैं, अब इससे आगे पता नहीं कहाँ पर जाएंगे। इससे एक नुकसान ये होता है कि मेनली जो मार्केटिंग होती है ना, वो मेगापिक्सल्स के पीछे कर्टन में चली जाती है। जो मेन चीज़ होती है, जो क्वालिटी होती है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि मेगापिक्सल सिर्फ एक चीज़ के अंदर हमें हेल्प करते हैं कि आपने पिक्चर को क्रॉप कर लिया या फिर थोड़ा सा जूम कर लिया। अदरवाइज जो क्वालिटी होती है वो मेगापिक्सल के साथ कनेक्टेड नहीं होती। तो मुझे लगता है कि जो कोर चीज़ें हैं ना कैमरा के रिलेटेड, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेट्स सी के सैमसंग वाले क्या करते हैं। अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि है Redmi Note 11 Pro 2023 वाले वेरिएंट के बारे में। अब इससे पहले इस अपडेट को हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब जो इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन सामने आ रही है ना, वो वही सारी स्पेसिफिकेशन हैं जो कि Redmi Note 10 Pro की थी। मतलब ये है कि सीधी सादी जुबान के अंदर के उसी फ़ोन को रीब्रांड किया जाएगा एक नई बॉडी के अंदर, जो कि Redmi Note 11 Pro वाली होगी। क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला 128 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर होगा। वही 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर 5023 mAh की बैटरी के साथ 20 mAh है बेसिकली। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। मतलब कि फ़ोन को रीब्रांड किया जाएगा एक नई शेप के अंदर। और अगर आज की डेट के अंदर ये वाला फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आता है ना 40 से लेकर 50,000 के रेंज के अंदर, तो काफ़ी अच्छी डील होने वाली है। क्योंकि भाई जो G95 G96 मीडियाटेक के प्रोसेसर्स है ना, इतने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। ये फ़ोन की ज़्यादा मत मारते हैं एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स। और कैमरा की परफॉर्मेंस भी टू बी ऑनेस्ट जो Redmi की Note 11 Pro सीरीज आई ना एज कम्पेयर टू Redmi Note 10 सीरीज, इवन के Note 9 सीरीज, वो उस लेवल की बिल्कुल भी नहीं थी। अगर हम लोग AI के मूड्स की बात कर लेते हैं, नाइट मूड्स की वगैरह की बात कर लेते हैं, तो डेफिनेटली अगर Redmi इस पैकेज को लेकर आता है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर तो काफ़ी अच्छी डील होगी। अब ये कंफर्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर आता है या फिर नहीं आता, क्योंकि इसको काफ़ी लिमिटेड मार्केट्स के अंदर रखा जाएगा। तो लेट्स सी कि क्या सीन होता है। इसके बाद जो अगली अपडेट है, यह है पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान फोन्स के बारे में। तो अभी रिसेंटली जो चेयरमैन है ना इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी जो मोबाइल फोन्स को यूज़ कर रहे हैं ना, उनमें से 97% मोबाइल फोन्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर्ड हैं। अब देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 97% क्या इतने ज़्यादा कोई भी फ़ोन मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर असेंबल हो रहे हैं। तो ये तो एक वर्ड ही यूज़ गलत किया गया है। इसके अलावा मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि 97% पाकिस्तानी आज की डेट के अंदर जो है ना वो मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक सिंपल एग्जाम्पल को लेते हो तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी 3% लोग आईफोन्स को यूज़ कर रहे हैं? इससे काफ़ी ज़्यादा 10 से मे बी 20% लोग जो आईफोन्स को यूज़ करें, मतलब कि पुराने और नए जितने भी वेरिएंट्स चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मेड इन पाकिस्तान जो ब्रांड्स हैं ना, जो जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट की है मेनली तो स्मार्टफोन्स की, उनके ऊपर देखते हो तो सैमसंग ने कुछ महीने पहले की थी, वीवो वगैरह ने कुछ महीने पहले की थी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर वैसे ही प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो नहीं रही थी, इंपोर्ट ही बंद कर दी गई थी। तो आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर की है। मुझे लगता है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी 2-3 महीने से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने मोबाइल बाय किए ना, क्योंकि बाई से तो आ नहीं रहे थे, और जो पाकिस्तान के अंदर पड़े हुए थे ना स्पेसिफिक बन के रखे हुए थे वेयर हाउसेस के अंदर, वो मेड इन पाकिस्तान थे। पता नहीं, मुझे इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आई। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या चीज़ समझ आई है, लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट है पाकिस्तान के अंदर जो नए रूल्स चल रहे हैं ना सोशल पता नहीं क्या सोशल मीडिया के। अभी रिसेंटली पीटे वालों ने तकरीबन 60,000 प्लस जो URLs थे, जो लिंक्स, उनको ब्लॉक किया जो कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके अंदर मोस्टली पता नहीं क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस किस्म का लफ्ज़ होता है, औखा सा कोई। उसके अलावा इस्लाम या फिर डिफेंस के रिलेटेड थे। तो आपको भाई यही मशवरा है कि ऐसी वैसी पोस्टें मत किया करें, आप पैसे कोई उठा के ले जाएगा, फिर बाद में आपको बयान देना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो शेयर शुरू भी ना किया करें और रूल्स को फॉलो करना चाहिए फॉर श्योर। अगली अपडेट है पाकिस्तान के अंदर भाई एक चीज़ जो कि गोरख धंधा चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही मोबाइल फोन्स की प्राइजेस के बारे में।
एक पहले बता देता हूँ, Redmi Note 11 जो है ना उसका 6GB रैम के साथ 128GB वाला वेरिएंट, उसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया गया। पहले 43 थे, अब 44 कर दी गई है। आप लोगों की तरफ से मुझे डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि मोबाइल्स की प्राइस का क्या सीन है। कुछ दिन पहले सैमसंग ने भी प्राइस को इंक्रीज़ किया था, कुछ कंपनी कम कर देती है, कुछ कंपनी इंक्रीज़ कर रही हैं। मतलब कि कंपनीज ने ना डॉलर के साथ अपने आप को अटैच किया हुआ है, जैसे ही ऊपर जाता है वो ऊपर चली जाती हैं, जैसे नीचे आता है वो नीचे आ जाती हैं प्राइजेज। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वेट करें, आपको अगर जल्दी नहीं है तो फ़ोन को मत ही बाय करें। इसके अलावा अगर आपने बाय करना है तो यूज़ के अंदर कोई फ़ोन बाय कर दें, क्योंकि जो प्राइजेस का मामला है ना, इन प्राइजेस के होते हुए, इन सिचुएशन के चलते हुए मेरे लिए कोई डिवाइस को रिकमेंड करना काफ़ी मुश्किल है। और इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस आ भी नहीं रही। पिछले आप कुछ अरसे के अंदर देख लें, टेक्नो की डिवाइसेज आई थी 19 सीरीज़ की, वो डिसेंट डिवाइसेज हैं। लेकिन अगर आप लोग कोई और ब्रांड की तरफ जाना चाहते हो और प्राइस का वेट कर रहे हो नीचे आने का, तो भाई इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर मत रखिएगा। अपने बजट को एडजस्ट कर लें, इस टेंशन के अंदर रहना कि अब प्राइजेस ऊपर चली गई हैं, अब नीचे चली गई हैं, तो इसकी ना तो मार्केट के अंदर किसी को समझ आ रही है और ना ही मुझे समझ आ रही है। तो ये पूरा सीन चल रहा है। तो बस इस वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। मेरी दुआ ये है कि भाई जो आवाज़ है ना वो आ रही हो, क्योंकि अब अगर आवाज़ ना आ रही हो ना तो तीसरी दफ़ा एक वीडियो को रिकॉर्ड करने का मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।